तो आप आपके जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उसको थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फाइनेंस कंपनी कॉल्ड फैक्टर एसेंशियली मेक ए लोन टू द सेलर फॉर रिसीवेबल दैट इज गारंटीड बाय द रिसीव। अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है विदाउट रिकोर्सेस और एक होता है विथ रिकोर्सेस। तो विदाउट रिकोर्सेस का पर्पस ये होगा कि जैसे मान के चलिए आपने अगर सेल कर दिया, अब अगर वो जो अकाउंट रिसीवेबल है उस फैक्टरिंग एजेंसी को पेमेंट नहीं करे तो वो लॉस उस फैक्टरिंग एजेंसी को ही बियर करना पड़ेगा। ट्रेडिशनली फैक्टरिंग इज विदाउट रिकोर्सेस विच मीन्स दैट द फैक्टर अज्यूम द रिस्क ऑफ एनी क्रेडिट लॉसेस ऑन द रिसीवेबल्स। तो फैक्टरिंग कंपनी ही क्या करेगी, उस लॉस को बियर करेगी। और अगर विथ रिकोर्सेस का मतलब ये होगा कि अगर मान के चलिए किसी प्रकार का कोई अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट नहीं करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अल्टीमेटली प्रिंसिपल डेटर ही क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा। जैसे मैंने अपने डेटर्स किसी को बेच दिए और वो अगर उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं उस फैक्टरिंग कंपनी को क्या करूंगा। तो इसके ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन्वेंटोरी। ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है। इन्वेंटोरीज का किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा उसे हमने समझना है। तो बेसिकली इन्वेंटोरीज में तीन केसेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो तीन कैटेगरी में हमने इन्वेंटोरीज को क्लासिफाई किया है, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस ऑन फिनिश गुड्स। अब अगर हमें इसका वैल्यूएशन, तो इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे कि इन्वेंटोरी का वैल्यूएशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक जनरल एंट्री बताइए, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द अमाउंट दैट इंक्लूडेड ऑल कॉस्ट दैट पेड फॉर इन्वेंट्री फॉर गेटिंग इन्वेंट्री रेडी अवेलेबल फॉर सेल। मतलब आपने इन्वेंट्री को जब खरीद रहे हैं तो उसको उसकी सेलेबल कंडीशन में लाने पर से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे आप उसकी कॉस्ट में जोड़ेंगे। जैसे कि हम बात करें, अगर आप इन्वेंटरी को खरीद रहे हैं तो एक तो परचेज प्राइस आई जाएगी उसमें, उसके बाद किसी प्रकार का आपने कोई टैक्सेशन दिया है, जैसे हमारे देश में जीएसटी लगता है लेकिन हम उसकी इनपुट ले लेते हैं तो इसलिए इसको नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है तो उसको भी कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो जितने भी टैक्सेशन हो गए, ऑक्ट्री चार्जेस हो गई, ब्रोकरेज, उसके बाद आपने उसको फ्रेट, तो जो भी चार्जेस आप पे करेंगे वो इन्वेंटरी की कॉस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। तो कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, शिपिंग कॉस्ट टू रिसीव द इन्वेंटरी, इंश्योरेंस while inventory in transit, taxation, tariff, duties and any other cost without which the company could not receive the inventory to sell the customer. Cost of receiving the inventory are called lending cost. तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि जब इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करेंगे तो हम यहाँ पर दो चीज़ें, परचेज प्राइस प्लस लैंडिंग कॉस्ट, तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारी परचेज प्राइस है, मतलब फाइनल प्राइस। इसको हम बोल सकते हैं इन्वेंटरी कॉस्ट, दैट विल बी आवर इन्वेंटरी कॉस्ट। तो जनरल एंट्री दी हुई है, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जनरली हम हमारे इंडिया में परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं लेकिन वो इसको यहाँ पे सीधे इन्वेंटरी में लेकर आ जाते हैं। अब इन्वेंटरी का दो कॉन्सेप्ट होता है, एफओबी इन शिपिंग पॉइंट, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, और एक होगा आपका एफओबी एट डेस्टिनेशन। तो शिपिंग में मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपने टर्म एंड कंडीशन रखी कि जो ऑनरशिप है ना वो ट्रांसपोर्ट पर डालते से ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट पर आपने डाल दिया, जैसे हम यहाँ से दिल्ली से माल मुंबई बेच रहे हैं और डीएचएल वाले को हमने गुड्स हैंड ओवर कर दिए, तो जैसे ही डीएचएल कंपनी के पास हमने जाके गुड्स को डिस्पैच कर दिया, हमारी ऑनरशिप ख़त्म, हमारी बुक्स में से ये इन्वेंटरी चली जाएगी। लेकिन अगर हमने शिपिंग पॉइंट लिखा कि अगर मान के चलिए ये मुंबई पहुंचने पर ही ट्रांसफ़र होती है ऑनर, मुंबई पहुंचने पे, तो इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर अगर गुड्स इन ट्रांजिट का गेम होगा तो गुड्स इन
ट्रांजिट किसकी बुक में आएगा? तो अगर टर्म एंड कंडीशन एफओबी एट शिपिंग पॉइंट है तो इन केस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में जो माल की ऑनरशिप है वो बायर के पास आ जाएगी, और अगर डेस्टिनेशन है तो सेलर के पास। तो ये इसकी क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो जैसे ही आपने ट्रांसपोर्टेशन पे माल बेच दिया, भेज दिया, तो अगर उसी टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एफओबी ऑन शिपिंग पॉइंट। और अगर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि सामने वाले के प्लेस पे पहुंचा के देना है, तब जाके ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो जब आपको इन्वेंटोरी किसकी बुक्स में लिखें, अगर एफओबी डेस्टिनेशन पॉइंट पे है तो गुड्स अगर ट्रांजिट में भी है, तो ट्रांजिट में है तो ये इन्वेंटोरी किसकी मानी जाएगी? बायर की कि सेलर की? अगर सर किसकी मानी जाएगी? अगर एफओबी इन ट्रांजिट है तो सेलर की, सॉरी बायर की। अगर डेस्टिनेशन है, एफओबी डेस्टिनेशन है तो सेलर की। सेलर। तो फिर हम उसको सेल की। ऐसे ही कंसाइनमेंट गुड्स, तो यहाँ पे दो पार्टी होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनी इज जस्ट लाइक अ एजेंट। तो कंसाइनर और कंसाइनी के केस में ऑनरशिप हमेशा किसके पास होगी? गुड्स की। ऑनर कौन होगा? हमेशा कंसाइनर। तो कंसाइनर विल बी द ऑनर। तो इन्वेंटोरी जो है वो अपनी बुक्स में दिखाएगा कब तक? जब तक कंसाइनी के द्वारा उस गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच नहीं दिया जाता। जैसे मैंने अगर मान के चलिए मेरा एक दिल्ली में भी बिजनेस है और मैं इंदौर में एक ब्रांच खोल लूँ और इंदौर में एक एजेंट को अपॉइंट कर लूँ, तो एजेंट के पास मेरा जो गुड्स पड़ा है वो एजेंट की इन्वेंटोरी नहीं है। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय मेरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी वो। मेरी इन्वेंटोरी में मैं दिखाऊंगा इन्वेंटोरी एट कंसाइनर प्लेस। तो जब तक कंसाइनी उस गुड्स को बेच नहीं देता है, तो एक बात ध्यान रखें, जब इन्वेंटोरी का वैल्यूएशन किया जाएगा, इन्वेंटोरी का वैल्यूएशन आप करेंगे तो कॉस्ट जो है प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, कौन से वाले? जो कंसाइनर से कंसाइनी के प्लेस पर पहुंचाने तक के फ्रेट एंड इंश्योरेंस को भी इन्वेंटोरी की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। तो यहां इसीलिए उन्होंने लिखा है प्लस शिपिंग कॉस्ट। तो जितनी भी शिपिंग कॉस्ट होगी ना, वो कंसाइनर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस पर पहुंचाने तक की सारी कॉस्टिंग को हम इन्वेंटोरी वैल्यूएशन में शामिल करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ऐसे ही सर इसमें भी एफओबी और एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं गुड्स आउट ऑन अप्रूवल। तो अप्रूवल बेसिस पे कभी भी जब माल पहुंचाएंगे तो तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि वो सामने वाला अप्रूवल नहीं दे देता है। तो अप्रूवल वाला गुड्स भी हमारा ही कहलाएगा। या टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि 3 महीने के अंदर अप्रूवल दे दीजिए, 3 महीने के अंदर आप वापस कर सकते हो, तो जब तक 3 महीने लैप्स नहीं हो जाएंगे तब तक वो हमारी इन्वेंटोरी हो। जैसे ही 3 महीने लैप्स हो गया, भले उसकी कंफर्मेशन नहीं आई, तो ये इन्वेंटोरी फिर सेलर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड गुड्स ऑन अप्रूवल। अब ऑब्सोलेट, तो हमेशा याद रखिए ऑब्सोलेट गुड्स को कभी भी इन्वेंटोरी में शामिल नहीं किया जाता, शुड नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, क्योंकि ये गुड्स जो है ये पूरी तरीके से अब क्या हो चुका है? ख़राब हो चुका है। तो जब कोई गुड्स ख़राब हो जाता है तो उसको हम कभी भी इन्वेंटोरी की वैल्यू में शामिल नहीं करते। अगला कॉन्सेप्ट, कॉस्ट इंक्लूडेड इन इन्वेंटोरी। तो कॉस्ट को दो भागों में बांटा गया, एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब जो कि प्रोडक्ट को बनाने से लगने वाली कॉस्ट है। जैसे कि हमने बात करी, अगर हम गुड्स को खरीद के लेकर आ रहे हैं तो गुड्स को खरीद के लेकर आने के लिए जितनी भी लैंडिंग कॉस्ट होगी, लैंडिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि जब तक आप माल को अपने प्लेस पर लेकर नहीं आ जाते तो ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट है इन्वेंटोरी के वैल्यूएशन में शामिल की जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर अटैच्ड टू ईच यूनिट ऑफ इन्वेंटोरी। they are all costs directly incurred to bring the goods in form of manufacturing to convert them into product that can be sold। तो अगर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हो तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनाने तक जितनी भी कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट को बन जाने के बाद भी कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है, जैसे जिसको कि हम पीरियड कॉस्ट जानते हैं। तो पीरियड कॉस्ट हो गई हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, सेलिंग। पीरियड कॉस्ट इंक्लूड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग इंक्लूडिंग आउटगोइंग फ्रेट ऑन शिपमेंट टू द कस्टमर। ये वाली जो कॉस्ट है ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये तो माल को बेचने से रिलेटेड है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जोड़ेंगे आप। मैंने जब आपको कॉस्ट शीट बताई होगी तो कॉस्ट शीट में ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एडमिन कॉस्ट आती है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट माल को बनाने से रिलेटेड नहीं होती है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं कि हम जब स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसकी बहुत सारी मेथड होती हैं। ये सारी मेथड हमें सीखना है, यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। लीफो, फीफो, एवरेज, स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम लीफो से पहले दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। फिर इसमें एक ही, जैसे हम, मुझे काफी टाइम हो गया, जैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं, हमारे एक्सपेंस जाते हैं, वो तो सारे हमारे जाते हैं P&L में, और जो फिनिश इन्वेंट्री आती है वो आती है ट्रेडिंग अकाउंट हाँ में। जी बिल्कुल। तो उसमें से ये एडजस्टमेंट कैसे होती है, मतलब पहले हम उसको ऊपर कॉस्ट दिखा दे और नीचे एक्सपेंस नीचे दिए हैं। वो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले सेगमेंट में बताऊंगा। वो सेगमेंट इसके जस्ट बाद आएगा, हाउ टू कैलकुलेट, तो वो सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद वाले सेगमेंट में है वो। अभी हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले जो बिल्कुल, हाँ वो जो आप कह रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ कैसे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे आपको COGS का कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। वो मैं आपको अभी लेटर ऑन सिखाऊंगा। पहले अभी हम इस इन्वेंटरी को समझ लेते हैं एक बार। फीफो, लाइफो मेथड को हमने समझना है। उसके पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, परपेचुअल मेथड और एक होता है पीरियोडिक मेथड। तो हम समझते हैं परपेचुअल में क्या होगा। परपेचुअल का मतलब होता है कि आप इन्वेंटरी का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, एक सेकंड, नीचे परपेचुअल कहाँ लिखा है, सो परपेचुअल और पीरियोडिक में डिफरेंस ये होता है कि परपेचुअल में आपको डेली स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपने 1 जनवरी को स्टॉक खरीदा, 1 जनवरी 2020 को आपने 1000 यूनिट बाय करी। अब 1000 यूनिट बाय करी, सपोज दैट आपने 10 रुपये के हिसाब से बाय करी। फिर आपने 10 जनवरी को और बाय करी 5000 यूनिट, और वो आपने बाय करी है 15 रुपये के हिसाब से। फिर आपने 11 जनवरी को और बाय कर ली 1500 यूनिट, और वो आपने 16 रुपये के हिसाब से बाय कर ली। ये आपने 11 जनवरी को करी थी, और आपने फिर 12 जनवरी को बेच दी। सपोज दैट आपने 2000 यूनिट बेच दी। तो अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारा एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये जो अगला आधा पौन घंटा है, इसमें ये पूरे इस एग्जाम्पल को हम बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट समझना, परपेचुअल का मतलब होता है कि जो आपका स्टॉक है वो रियल टाइम मेंटेन होता है। रियल टाइम मतलब जैसे जैसे आप एंट्री करते जाते हैं, जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं, तो यहाँ मैं एक कॉलम बना दे रहा हूँ, डेट, और बीच में थोड़े से फिगर और डाल दूंगा, डेट, इनपुट, इन्वर्ट कह लें उसको, ये हमने आउटवर्ड डाल दिया, और यह हमने डाल दिया बैलेंस।
सबसे पहले हमने यहाँ डेट लिखी, तो 1/01/2020 हम यहाँ लिख रहे हैं, हमने 1000 यूनिट लेकर आए, 10 रुपये के हिसाब से 1 यूनिट। आउटवर्ड क्या है, नील, कुछ नहीं है इस डेट पे आउटवर्ड। बैलेंस हमारे पास हो गया 1000 इंटू 10 के हिसाब से 10,000, ये हमारा टोटल। फिर हमने और ख़रीदा 10 तारीख को, 10/1/2020 कितना ख़रीदा, 5,000, कितना हो गया 15। आउटवर्ड कुछ है क्या, नहीं है, नील। बैलेंस, अब हमारे पास बैलेंस के टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा, उस दिन पे स्टॉक कितना है, तो मैं यहाँ थोड़ा 6,000, तो हम 6,000 को अलग अलग मेंटेन करेंगे, है ना। मैं यहाँ एक बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ। तो मेरे पास 1,000 रुपये का माल पड़ा है 10 रुपये के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू है 10,000। और मेरे पास 5,000 का माल पड़ा है 15 रुपये के हिसाब से, तो ये है 75,000। ये मैंने 75,000 रखी, तो मेरे पास टोटल वैल्यू हो गई 85,000। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कौन सी डेट पे, 10 तारीख को। अब मैं अगली डेट पे आया, फिर मैंने 11/1 को ख़रीदा। उस दिन इन्वेंट्री मेरे पास फिर से आई 2,000, कितनी, हाँ 1500 यूनिट खरीदी मैंने। कितने के हिसाब से खरीदी, 16 के हिसाब से। तो 16 के हिसाब से अब मेरे पास स्टॉक कितना हो गया इस दिन, ये तो पहले से पड़ा था, तो ये एज इट इज उठा रहा हूँ मैं। और मेरे पास और आ गई यूनिट, और यूनिट कितनी आई है मेरे पास, 1500 इंटू 16, तो ये कितना हो गया, 1500 इंटू 16, 24,000। तो टोटल स्टॉक मेरे पास इस दिन कितना हो गया, 10,000 प्लस 75,000 प्लस 24,000। अब मैंने सेल कर दिया, कौन सी डेट पे, 12। तो अब मैंने आउटवर्ड करना है, तो मैं आउटवर्ड 2 मेथड लेके चल रहा हूँ। अभी मैं फीफो से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फीफो से। तो फीफो का जम्पशन क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो मैंने अब आउट करना है, तो जो पुराना माल है सबसे पहले बेचूंगा मैं। तो पुराना माल मैंने बेचा कितना है, 2,000, तो सबसे पहले ये 1,000 ये वाली ट्रांसफ़र करी होगी मैंने, 1,000 इंटू 10 के हिसाब से। फिर इसमें से बेचा होगा मैंने, जो सेकंड टाइम आया था मेरे पास 5,000, इसमें से मैंने कितनी बेची होगी, इसमें से भी 1,000 बेच दी, 15 वाली ये बाहर हो गई। तो इसका वैल्यूशन करें 10,000 और इसका 15,000, तो ये टोटल हो गया 25,000। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है इस दिन, तो ये तो पूरा चला गया होगा 1,000 वाला। मैं यहाँ पे इसको अलग से बॉक्स बना के थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा है, ये 1,000 तो पूरा बेच दिया, इसमें से कितना बेचा है मैंने, 1,000। तो ये बच गया मेरे पास 4,000 इंटू 15, और ये पूरा पड़ा होगा 1,500 इंटू 16। तो मेरे पास उस दिन स्टॉक कितना पड़ा है, 4,000 इंटू 15 प्लस 15,000 और 1,500 इंटू 16, तो ये मेरा 84,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रियल टाइम डेटा मेंटेन किया, हर परचेज के बाद एंट्री करी और हर सेल के बाद एंट्री करी। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड पे। और ये हमारा क्या है, COGS, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना, फीफो को तो हमने कर लिया, और अभी हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो परपेक्चुअल है। तो ये हमारे पास COGS आ गया कि COGS हमारा कितना है, 25,000 है। तो ये हमने COGS का कैलकुलेशन कर लिया, और ये जो हमारा है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लाइफो मेथड से करते हैं, लीफो मेथड से। तो मैं एज इट इज उठा रहा हूं डेटा, तो हम यहां से अगर कॉपी कर लें तो खरीदने तक तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, हमें लाइफो में सोचना है बस। ये लीफो मेथड है। तो लीफो मेथड में मुझे, जब मैंने 12 तारीख को सेल करी है,
तो लीफो मेथड क्या अजम्पशन लेता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन, तो जो ताजा माल है वो बेच दिया होगा, तो ताजा माल कौन सा है? ये वाला है ना। वो वाला। तो ये बेच दिया होगा हमने कितने हिसाब से? 2000 के हिसाब से 15। तो हमारा COGS कितना हो गया? 30,000। हाँ जी। ये हमारा हो गया COGS। और यहाँ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? सर 1000 तो पुराना पड़ा का पड़ा रह जाएगा ऐसे, तो 10,000। उसके बाद हमने एक सेकंड, 2 डेट पे खरीदी थी ना हमने 1500 भी पड़ा होगा ना हमारे पास, 11 तारीख वाला भी। एक सेकंड, ये 11 वाला कॉपी नहीं हुआ ना, 11 कोर खरीदा था ना हमने एक। ये आएगा ना, ये 11 को भी तो पड़ा है हमारे पास 1500। 1500 इंटू 16, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास 1000 तो पुराना पड़ा होगा। एक सेकंड, फिर से बनाते हैं, एक सेकंड। ये कॉपी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ तक। अभी हमारे पास 11 तारीख तक ये माल पड़ा हुआ है। ये हमारी मेथड कौन सी है? लीफो। ये लीफो मेथड। अब हमने 12 तारीख को गुड्स बेचना है, 12 जनवरी 2020 को। तो कौन सा माल बेचें? 1500 इंटू 16 है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 24,000, ठीक है। और अब हमारे पास अगर क्लोजिंग स्टॉक इस दिन पे देखना हो तो कौन सा पड़ा होगा? सर पुराना 1000 वाला पूरा पड़ा होगा 10 के हिसाब से। बेचा कितना है हमने? ये भी तो बेचा होगा ना, बेचा हमने 2000 है ना, तो 2000 को भी तो बेचा होगा। एक सेकेंड, इसको भी तो डिलीट हटा, 2000 यूनिट बेची है। 1500 हमने बेचा होगा 15 के हिसाब से। ये 500 बेचा होगा ना ये वाला ताज़ा माल। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यूशन 1500 इंटू 16 प्लस 500 इंटू 15, ये हमारा 31,500 आया है। अब हम स्टॉक का वैल्यूशन करते हैं। तो सर पुराना ये पड़ा है, पुराना ये पड़ा हुआ है, इसमें से कितना पड़ा होगा हमारे पास? 4.5। तो 4.5 इंटू 15, तो यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूशन करें 1000 इंटू 10 प्लस 4500 इंटू 15, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन। तो एक चीज़ हम नोटिस करें, ये हमारी क्या है? COGS। अभी हम केवल परपेचुअल को डिस्कस कर रहे हैं, परपेचुअल जहां हम डेली स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। तो एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि अगर प्राइजेस बढ़ रही हूं, प्राइजेस आर इंक्रीजिंग ट्रेंड, देखो 10 से 15 हो गई, तो फीफो मेथड में COGS क्या आता है? फीफो मेथड में COGS कम आता है और लाइफो मेथड में COGS ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जहां पे COGS ज़्यादा होगा, लीफो में COGS क्या होगा? मोर होगा कि लेस होगा? मोर होगा। सर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा होगा ना, कि अगर हम टोटल में जाएंगे टोटल में तो सेम ही रहेगा। क्यों, कहाँ टोटल में सेम रहेगा? हमारा ये टोटल आप देखो, हमारा COGS कितना, अगर प्राइसिंग इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, प्राइसिंग अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तब, अगर क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास तब। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हेलो, हाँ जी, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक
84,000 यहाँ पे कितना बचा है? 77। आप बताइए, जब लाइफो मेथड में ताजा माल पहले बेच देते हैं और फीफो मेथड में ताजा माल बढ़ जाता है, तो मतलब जब ताजा माल हमारे पास फ्रेश माल ज्यादा पड़ा है तो फ्रेश माल की प्राइस भी ज्यादा है। हाँ जी। तो फ्रेश माल की जब प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पे स्टॉक ज्यादा आएगा, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं कि लीफो मेथड में सीओजीएस मोर है, मोर देन फीफो। तो सीओजीएस का जो प्रॉफिट होगा वो लेस देन फीफो होगा। क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा लिखा ना यहाँ पे, तो जब आपका सीओजीएस ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट कम आएगा। और यहाँ पर आपकी इन्वेंटोरी ज्यादा है कहाँ पे? ठीक है सर। तो ये इसका एक एनालिसिस था। तो ये थी हमारी परपेचुअल मेथड। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, पीरियोडिकल मेथड। पीरियोडिक मेथड का कॉन्सेप्ट अलग है। पीरियोडिक मेथड में हम स्टॉक को क्या करते हैं, ईयर एंड पे जाके सीधे वैल्यूएट कर लेते हैं, ईयर एंड पर एक दिन काउंट करते हैं। तो उसके लिए हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा जो आएगा उसको हम बोलते हैं सीओजीएस। तो अगर मैं साल भर की ओपनिंग स्टॉक देखूं, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था, लाइफो मेथड में हम पहले चलते हैं, पहले लेफो में चलते हैं। ये हमारे पास मान के चलो डे वन पे स्टॉक पड़ा हुआ था। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 1000 इंटू 10। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 1000 इंटू 10, 10,000 था। साल भर की टोटल परचेस को काउंट करेंगे, ऐड हम करें परचेस। तो परचेस हमने साल भर में कितनी करी है, 5,000 प्लस 1,500। तो अगर हम यहाँ देखें तो 6,000 यूनिट हमने परचेज करी है ना, 6,500। तो स्टॉक का वैल्यूशन 5,000 इंटू 15 प्लस, उसके बाद हमने 1,500 यूनिट ली थी ना, 1,500 इंटू, ये परचेस हो गई 99। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे सीधे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमें वैल्यूशन करना है। तो लाइफो में तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास फ्रेश माल पूरा पड़ा हुआ है, यही मानते हैं ना लाइफो में। तो हमारे पास यूनिट कितनी पड़ी है, 1000 थी, 6500 खरीदी तो कितनी हो गई, 7500। और 7500 में से हमने बेची कितनी, 2000। तो हमारे पास पड़ी कितनी है, 4500 पड़ी होगी। 7500 माइनस 2000, 5500। तो 5500 में से हम ओल्ड माइनस मान लेते हैं कि ये पड़ा होगा, प्लस 4500 इसमें से पड़ा होगा। सो 1000 इंटू 10 प्लस 4500 इंटू 15, तो ये कितना हो गया, 77,500। सो ये हमारा क्या आ गया, सीओजीएस। इसको बोलते हैं पीरियोडिक मेथड। गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गई हमारी पीरियोडिक। तो पीरियोडिक मेथड में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है लाइफो में कि सम टाइम अगर आप दोनों मेथड में, परपेचुअल मेथड वर्सेस पीरियोडिक, कई बार जो है स्टॉक जो है दोनों मेथड में अलग अलग आ जाता है, सेम ही मेथड्स। प्रूफ करें? अभी मैं यहां पर छोटा सा स्लाइड चेंज कर रहा हूं। हाँ जी,
हेलो। हाँ जी सर, ठीक है। सो हम ठीक है सर। हाँ इसको छोटा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ मान के चलो मैंने एक बार और यूनिट खरीदी, यूनिट बाय, मैंने 4,000 यूनिट और खरीद ली। और मान के चलो वो मैंने 17 से खरीदी। तो पीरियोडिक में स्टॉक मैं पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ नीचे ना, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। मैं ये डाटा मैंने उठा लिया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक तो मेरा वही है, टोटल परचेस कितनी रख दूँ अब यहाँ पे, यहाँ पर जो मेरी परचेस आएगी ना वो चेंज हो जाएगी। सर 5,000 इंटू ये थी, 5,000 इंटू 15 प्लस ये भी परचेस है ना, 1,500 इंटू 16 प्लस 4,000, ये मैंने कर दिया। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक अब मैंने जो बेचा है वो कितना बेचा है, 2,000। तो मैं यहाँ पे जो 2,000 कौन सा बेचूंगा, बेचना तो वही माना जाएगा पुराना। तो मेरा वैल्यूशन कितना आ गया, 177 माइनस 99,500 COGS। ये हमारी कौन सी मेथड से आया, पीरियोडिक से। अब हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, परपेक्चुअल मेथड में वही फॉर्मेट में जा रहे हैं। तो परपेक्चुअल में ये मेरा स्टॉक था ना यहाँ तक 12 तक, ध्यान से देखना, ये बहुत छोटा सा माइन्यूट सा कहीं डिफरेंस। अब मेरी अगली डेट मैंने ली है, अगली डेट कौन सी ली थी मैंने, 14 तारीख। 14 को मैंने 4,000 यूनिट खरीदी 17 रुपये के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 14/01/2020 और मैंने 4,000 यूनिट खरीदी। 4,000 इंटू कितनी, 17 के हिसाब से। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा यहाँ पर, सर 1,000 इंटू 10 तो मेरे पास पुराना पड़ा है, प्लस 4,500 ये पड़ा है 15 के हिसाब से, ये तो है ही। और यहाँ पे 4,000 इंटू 17 और आ गया। तो मेरा जो स्टॉक का वैल्यूशन है 1,000 इंटू 10 प्लस 4,500 इंटू 15 प्लस 4,000 इंटू 17, 1,45,500। एक सेकंड, कहीं लिखने में तो गलती नहीं कर रहे हम। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। आपका कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना बचेगा, साल भर की परचेज जोड़ ली और क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे, एक तो ये बचेगा। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो सर 1,000, 5,000, 6,000, 6,000 प्लस 1,500 कितना हो गया, 7,500, 7,500 और 4 कितना हो गया, 11,500। 11,500 में से 2 गया तो कितना बच गया, 9,000, 9,500। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हम लाइफो में एक अजम्पशन क्या लेते हैं कि हमने ये वाला पहले बेच दिया होगा, 4,017 वाला, सॉरी यही वाला बेचा होगा, अजम्पशन लेते हैं ना। देखो पीरियोडिक में प्रॉब्लम क्यों आती है, ये तो परचेस है। अब आपको COGS निकालना है, तो COGS में आप क्या मानते हो कि आपने बेचा, नहीं सर, इसमें जो हमने सेल किया है वो 12 को किया और ये परचेस 14 को हाँ, की है। लेकिन हम तो यहाँ पे डेली तो स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे ना, हम तो ईयर एंड में कर रहे हैं। तो हमारा अजम्पशन क्या होता है कि जो ताजा आया है वो बेच दिया। तो यहाँ पर जो आप COGS निकाल लेते हो वो कैसे निकाल लेते हो, 2,000 इंटू 17 के हिसाब से निकाल लोगे आप, 34,000। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका डिफरेंस आ जाएगा।
यही तो प्रॉब्लम आती है। ओके, परपेचुअल और पीरियोडिक में ये प्रॉब्लम। पीरियोडिक में ये डिफरेंस। हाँ, लेकिन फीफो मेथड में चाहे आप परपेचुअल मेंटेन करो चाहे पीरियोडिक बनो, स्टॉक सेम आएगा, क्योंकि लाइफो में आप ऐसा अजम्पशन ले लेते हो कि जो ताजा माल बेचा है, जबकि ताजा माल आप बेच नहीं सकते। आपने 14 को खरीदा है जबकि बेच ही उसके पहले दिया, लेकिन लाइफो मेथड क्या बोलता है कि जो फ्रेश माल है वो आपने पहले बेचा होगा, ऐसा अजम्पशन लेते हैं। तो हमने इस 4000 यूनिट में से बेचा होगा कितना, 2000, तो वो हमारा जो COGS है वो हमने यहाँ पे 34 ले लिया, 34 ले लिया हमने, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 143 बना। लेकिन अगर हम उस परपेचुअल सिस्टम से आते तो हमारा एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए, 45,500। अब इसी क्वेश्चन को हम फीफो से करके देखते हैं, देखना दोनों में सेम आएगा, दोनों में अलग बिल्कुल नहीं आने वाला। फीफो मेथड में एजम्पशन लें यहाँ पे, तो फीफो मेथड क्या बोलती है कि पुराना माल पहले बेचेंगे, यही होता है ना। तो चलो हम यहाँ फीफो से वैल्यू करते हैं, ध्यान से समझना इसको, है ना। फीफो, तो हमने सबसे पहले लिखा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर, ओपनिंग लिख लेते हैं। ओपनिंग हमारे पास ये पड़ा था 1000 इंटू 10 के हिसाब से 10,000। अब सारा का सारा परचेज कर दें, ऐड परचेज कर दें, तो टोटल परचेज को मैं यहाँ ले रहा हूँ, टोटल परचेज, सो 5000 इंटू 15, ठीक है, प्लस ये भी 1500 इंटू 16, प्लस 4000 इंटू 17, ये हमारा परचेज हो गया टोटल। तो एक से तो उत्तर आया। अब यहाँ पर लेस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग करना है, तो हमारा आता है COGS। चलिए यहाँ पे COGS का अजम्पशन क्या होगा, कौन सा माल बेचा, पुराना माल पहले बेचा, ये अजम्पशन है ना। तो सब हमने बेचा 2000 है, तो 1000 हमने किसके हिसाब से बेचा होगा, 10 के हिसाब से, प्लस फिर 1000 हमने किसके हिसाब से बेचा होगा, 15 के हिसाब से। तो ये हमारा आ गया COGS। तो इसमें से अगर माइनस करें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, तो अगर ओपनिंग प्लस परचेस माइनस कंजम्पशन कर दें तो COGS बचना चाहिए, तो क्लोजिंग बचना चाहिए ना। तो एक से तो माइनस 25,000, तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी मेथड से, पीरियोडिक मेथड से। अब हम अगर परपेचुअल भी बनाएंगे तो भी सेम ही आएगा। तो जो मैंने परपेचुअल से बनाया था, बस मैं यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री पास कर रहा हूँ, 14/1/2020। तो मैंने परचेज कितना किया है, 4000 इंटू 17, तो मेरे पास स्टॉक कितना बचेगा, ये तो पुराना बचा हुआ 84 एज इट इज़, ये उठा लूँ ना मैं, ये मैंने उठाया है यहाँ पे, और इसके नीचे एक क्या जोड़ दूँ सीधे, 4000 और प्लस कर दूँ ये वाला 17 के हिसाब से, तो 1500 इंटू 16 प्लस 4000 इंटू 15 प्लस 1500 इंटू 16, कहीं ना कहीं लिखने में गलती 100%, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि शीट है ना इतने सारे हो जाते हैं तो लिखने में कहीं। चलो साथ साथ मिलाते हैं। 1000 के हिसाब से ख़रीदा सर, 10,000 बचा, 1000 ये बचा होगा तो 10 के हिसाब से 10 ये बचा, 15 के हिसाब से 75 ये बचा, फिर हमने ख़रीदा तो 10 के हिसाब से 10,000, 75 ये बचा, तो ये हो गया। फिर हमने बेचा पुराना, तो 1000 इंटू 25,000, तो 1000 हमने ये पुराना बेच दिया होगा, ठीक है। फिर इसमें से हमने कितना बेचा है, 1000, तो ये 4000 बचा। एक सेकेंड, ये हमारी सेल वाली एंट्री है ना,
हमने 2000 बेचा था, तो 2000 में से यहाँ तक तो हम ठीक ठीक आए हैं, 1000 और 5000। यहाँ 1500 कैसे ले लिया हमने? 1500 हमने, ये गलत है ना? देखो, ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, ये टोटल 80। सर हमने परचेज दिखाई ना 1500। यहाँ फिर से लिख लेते हैं, परचेज दिखाई ना। हाँ ये तो ठीक है 1500 तो। हाँ, ये 1500 ये वाली 16 के हिसाब से हो गई 1000, पर ये 1000 बचेगा ना फिर? हमने 2000 से किया ना यहाँ सर, से तो एक सेकंड, यहाँ पे उसमें- एक सेकंड यहाँ पे हम गैप ले लेते हैं ना। नहीं सर, गैप ऊपर नीचे वाली लाइन के बाद। ये ले लेते हैं गैप, क्योंकि अगली डेट से अब शुरू कर रहे हैं ना। ये हमारा स्टॉक था 11 की एंड पे, ठीक है। उसकी 12 को हमने खरीदा, 12 को हमने सेल किया। तो हम क्या मानते हैं कि फीफो में पुराना बेच दिया है, तो हमने उस दिन 2000 बेचे थे, तो ये बेच दिया, प्लस इस 5 में से बेचा होगा, ठीक है। तो ये हमारा COGS आ गया। तो हमारे पास बचा कौन सा होगा? ये तो पूरा चला गया, इसमें से कितना बचा? 4000 बचा, और ये 1500 बचा। तो ठीक है, तो ये तो हमारा 84 हो गया, ठीक। ये हो गया ना 84, 15 चौक 60 और 1500। अब फिर हमने 14 तारीख को और खरीदा 17 के हिसाब से, तो मैंने लिखा बिल्कुल ठीक ही है ना। तो 1500 ये बचा है 16। यहाँ ऐसे लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड। 4000 ये बचा हुआ है, खरीदा है ना। 4000 इंटू 15, 1500 इंटू 16, और फिर यहाँ थोड़ी गड़बड़ी। यहाँ फिर हम लिखें 4000 इंटू 17। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास स्टॉक कितना बचेगा? अब इसको काउंट करते हैं ना। बस थोड़ा सा ये सेलों में लिखने से कई बार पंगे हो जाते हैं इसमें। +15 प्लस 1500 इंटू 16 प्लस 4000 इंटू 17, तो ये हो गया हमारा 1,52,000। उधर भी शायद 1,52 ही आया था। ये देखो ठीक आया। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाला कि सर परपेचुअल मेथड हम चाहे फीफो में यूज करें चाहे पीरियोडिकल करें, स्टॉक का वैल्यूएशन सेम आता है। लेकिन परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिकल में अगर लाइफो में यूज करेंगे तो आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो ये प्रूफ था। दूसरी बात, अगर प्राइस बढ़ रही है, पूरा नटशेल में खत्म कर रहा हूं, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो किसका स्टॉक ज्यादा आएगा? फीफो का कि लीफो का? फीफो का। और अगर फीफो का स्टॉक ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट किस में ज्यादा आएगा? फीफो में। और अगर परचेज इंक्रीज हो रही तो लीफो का COGS ज्यादा आता है, वो हमने प्रूफ करके देखा है। और यही सारी बातें इसमें पूरे 4 पन्नों में समझाइए, और पूरा लिख लिख के तबीयत से। ये देखो, एंडिंग इन्वेंट्री, ये जो पूरा खर्रा इसमें लिखा हुआ है इतना, मतलब जो मैंने आपको 45 मिनट में समझाया है, ये इन्होंने इसके ऊपर 10 पन्ने भर दिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेथड। राइजिंग प्राइस फीफो में हायर आएगी क्योंकि फीफो में ताज़ा माल बड़ा होता है, लीफो में COGS ज़्यादा आएगा, और जहाँ स्टॉक ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। फॉलिंग प्राइस, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे ज़्यादा आएगी क्योंकि पुराना माल अपने पास पड़ा होगा। COGS यहाँ पे ज़्यादा आएगा फीफो में और लीफो में। तो ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। जब तक आप इसको फिगर रख के नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें क्लिक नहीं होती, इसलिए मैंने आपको गेटिंग माई पॉइंट। अब हम बात करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारी 2-3 मेथड थी, फीफो, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, अगर यही क्वेश्चन को हम एवरेज मेथड से करेंगे,
यहाँ से ऊपर से। सब डिलीट कर रहा हूँ एवरेज मेथड के लिए। चलिए, तो यहाँ लिखा हमने ओपनिंग स्टॉक 10/01/2020। तो हमारे पास कितनी यूनिट पड़ी थी सर? 5000 इंटू 15। तो स्टॉक हो गया हमारा 5000 इंटू 15 के हिसाब से 75,000। अब यहाँ एवरेज कर देंगे बस हम। यहाँ 11 को हमने फिर खरीदा, कितना खरीदा हमने? 1500, किस्त के हिसाब से 16। तो यहाँ हम अलग अलग स्टॉक नहीं मेंटेन करेंगे। टोटल यूनिट कितनी हो गई हमारी? 6500। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, 75,000 प्लस 6500 डिवाइडेड बाई कितना कर दें? डिवाइडेड बाय 6500 है ना? फिर से कर रहा हूँ मैं, 75,000 प्लस 6500 डिवाइडेड बाई 6500। नहीं, एक सेकंड, फिर से कर लेते हैं। 6500 नहीं आएगा ना? हाँ, एक सेकंड। क्यों 6500 आएगा ना? यहाँ वैल्यूशन टोटल कितना हो जाएगा? 75,000 प्लस 6500, ये टोटल 81,500 हो गया। यूनिट तो 6500 हो गई ना, इधर 5000 थी, ये यूनिट का कॉलम है और ये पर यूनिट का कॉलम। वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट आएगा ना? हाँ, ये होगा ना पर यूनिट, वही कर रहा हूँ। तो वैल्यू हो गई हमारी 81,500 डिवाइडेड बाई 6500। पर यूनिट की कॉस्ट यहाँ पे चेंज होगी। फिर हमने अगली परचेज करी 12/01 को। तो 12/01 को हमने कितनी परचेज करी है? 11 को करी, सॉरी। यहाँ हमने स्टॉक अभी भी गलत लिखा है। यहाँ ये 2020 ये ऐसा होगा ना, ये होगा 1000 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 10,000। 75 प्लस 24 आएगा सर। ये हो जाएगी 6,000। क्यों 75 प्लस 24 क्यों? ये है ना, 1 तारीख को हमारे पास ये माल पड़ा हुआ था ना, 1 तारीख के बाद सर 1000 प्लस 500 5000 करेंगे तो 6000 यूनिट हो जाएगी ना इधर। 10,000 और इधर हमारी जो हो जाएगी 10 5 75 85,000, ये होगा 85। और इधर होगा 85,000 डिवाइडेड बाई 6,000, ये होगा ना? ठीक है। फिर अगली डेट 11/01/2020। तो 11 के बाद हमने कितनी खरीदी? मैंने शायद अभी भी गलत लिया है, ये 5,000 लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है ना? ना 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 ना, हमने 15 के हिसाब से खरीदी थी ना, ये 15 के हिसाब से। ठीक है, अब ठीक है है ना? अब यहाँ पे कितनी? 1500, ये 16 के हिसाब से। तो अब फिर से तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1500 इंटू 16 प्लस पुराना माल 85,000, 1,09,000। यहाँ पे यूनिट कितनी हो जाएगी? 7500। तो पर यूनिट कॉस्ट ठीक है। अब 12 को जब सोल्ड करेंगे तो 12 को किस हिसाब से सोल्ड करेंगे? 12 को हमने 2000 यूनिट बेची है,
तो 2000 यूनिट को 14.53 से बेच देंगे तो कितनी बची गई हमारे पास यूनिट? यहाँ पे यूनिट बच जाएगी 5500 और यहाँ पर हम 1,09,000 माइनस, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप ले लो 1,09,000 माइनस 29,000, वो अप्रॉक्सीमेट वही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एवरेज निकालना है प्राइस और वेट का। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। समझ में आ गया? हाँ ठीक है सर। तो आज हमने ये 3 मेथड पूरी तरीके से समझ ली, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। अब आपको इसके क्वेश्चन ट्राई करना।